चलिए साथियों, आज के इस वीडियो जो हम लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो होने वाला है उन सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आए हैं। जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल न्यू पैटर्न पे जो आप लोगों को एग्जाम हुआ था और जो कैंसिल हुआ था उसी के लेटेस्ट पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक इस सेट का प्रश्न कर रखा था। हम लोग 51 से लेकर आज 100 तक क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे होगा। और आप लोगों के एग्जाम्स में लगातार यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम्स में पूछे जा चुके, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बिना किसी देरी के आज का ये प्रश्न हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे अपने ग्रुप में। देखिए हमारे पास प्रश्न है कि गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि का प्रयोग जो है लाई जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। क्या कहा गया हम लोगों को कि गरीबी के जो माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है। गरीबी हम लोग किस तरीके से आंक सकते हैं, आय और व्यय दोनों से, ठीक है। इनकम और खर्च दोनों से। व्यय मतलब यहाँ पे खर्च हुआ, ठीक है, और आय मतलब आमदनी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का सी। गरीबी की जो माप होती है वो आय एवं व्यय दोनों से होती है, इसलिए समान विधि प्रयोग में लाई जाती है, आय एवं व्यय दोनों। 51 का सी। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। क्या प्रश्न है हमारे पास 52 नंबर की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। तो इसका जो मुख्य भूमिका जो है ना वो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। यही इसका सही उत्तर है। 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। क्या प्रश्न है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। जो सेविंग अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट, उसका उद्देश्य क्या है बचत खाते का। यही हमारे पास प्रश्न है। जमा पर ब्याज अर्जित करना, बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना, दैनिक लेन देन करना या फिर बंधक ऋण प्राप्त करना। देखिए बचत खाता का मतलब ही होता है कि जो भी आप लोगों को बैंक अकाउंट में पैसा उस पर ब्याज अर्जित करना, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 53 का ए। लेन देन तो आप दूसरे तरह का करेंट अकाउंट से भी कर सकते हो। बिलों का भुगतान तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो या फिर आप करेंट अकाउंट से भी कर दो। लेकिन बचत खाते का जो मुख्य उद्देश्य है उस यहाँ पे जमा पर जो भी आपके पास रुपए है अकाउंट में उस पर ब्याज अर्जित करना, ठीक है। इसलिए सेविंग अकाउंट खोला गया। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा ए यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थान दिया गया है 4 और यहाँ पे उद्योग दिया गया है। तो कौन सा उद्योग कौन से स्थान पे, यही आप लोगों को यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए बेंगलोर जो है यहाँ पे, बेंगलुरु वो वायुयान के लिए यहाँ पे उद्योग से प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक का सी मतलब 3 नंबर, ठीक है। कोरबा जो है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगी। उसके बाद जमशेदपुर पता ही होगा आप लोगों को, लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो लौह इस्पात यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। और मलाज खंड जो हो जाएगा वो तांबा के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। देख लेते हैं सी डी ए बी मतलब 3 4 1 बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 का क्या होगा डी। 54 का ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। बेंगलुरु जो है वायुयान के लिए है, कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर जो लौह इस्पात के लिए और मलाज खंड जो है वो तांबा के लिए, ठीक है। ये आप लोग को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का। यहाँ पे 2 संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग, ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात ए और बी का मान क्या होगा। इसको आप लोग बना सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से अगर मैथ्स आपको आती है तो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 1:8 हो जाएगी। इसको बनाने का है आपको कि ए के 6%, तो 1 का 6% क्या होगा 1 × 6/100। फिर और के जगह पे प्लस बी के 4% का योग बोला गया है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो बी का 4%, ए का 6%, बी का 4% बराबर है किसके, ए के 7% और फिर बी के 11% के योग के, बी के 11% के योग के कितना है 2/5। इसको 2/5। अब इसको हल करोगे ना तो ए अनुपात जो बी आएगा, ए अनुपात बी, ये आपका आएगा 1:8, ठीक है। इसको ध्यान में रखनी है। 55 का सी करेक्ट होगा। इसको आप लोग बना सकते हो। अगला प्रश्न है कि सरल कीजिए 13/13 का 13 + 13 बट्टा में है 13/13 × 13 + 13, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 85/169। ये आपका सरलीकरण जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हो, ठीक है।
इसका आंसर सी होगा। अगला है कि दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में कितने लीटर और पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। देखो 25 लीटर है ना, और दोनों कितना है, दूध और पानी का जो अनुपात है दूध और पानी का वो है आपका 3:2, तो टोटल कितना है आप लोगों को 5 का वैल्यू है 25, तो इसका मतलब एक का वैल्यू क्या होगा 5 हो गया। दूध हो गया आपका कितना 5 दिया 15 और पानी हो गया 10। अब कितना लीटर हम पानी इसमें मिला देंगे, कितना लीटर अगर पानी मिला देंगे तो ये मिश्रण में जो है 50% पानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो टोटल तो है 25, टोटल कितना है 25 है ना 25। अगर इसमें अगर हम लोग को परिणामी मिश्रण में, परिणामी जो मिश्रण होगा उसमें अगर 50% पानी होनी चाहिए, पहले से दूध कितना है 15 लीटर है और कुछ मिलाएंगे ना, मान लेते हैं 5 लीटर अगर मिलाते हैं तो ये 25 पहले से है, तो 25 + 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगी। तो 30 लीटर में क्या होगा 15 लीटर ऑलरेडी दूध है, तो 50% बोला गया है, तो 30 का 50% क्या होगा 15, तो 15 हो जाएगा पानी। और पानी पहले से कितना था 10 था, तो मिलाए हम लोग कितना 5 लीटर, इसलिए इसका आंसर जो है वो 5 लीटर होगा। बहुत ही फेमस प्रश्न है और लगातार इसी तरीके के डाटा के साथ पूछा जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 2 रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको यहाँ पे बनाना है। जब भी एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलेगा ना, तो चाल जो अपेक्षित चाल हो जाएगा वो घट के काम करेगी, तो 90 में से 80 जो होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है सूत्र, चाल गुने समय, तो चाल हो जाएगा 10 और समय कितना है 5, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर जो है उसके बीच की दूरी हो जाएगी, तो 58 का एक करेक्ट होगा। अगला जो है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या इतनी की वृद्धि हुई, अगले वर्ष के दौरान इतने % की कमी आई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। बहुत ही सिंपल ये भी प्रश्न है, आपको बनाना है 19,800। ठीक है, गुण्य, जब आपको पहले की जनसंख्या पूछा जाएगा तो उलट के आप लोग को यहाँ पे भागा देना है, तो 100 बटा में पहले क्या हुआ था 10% की वृद्धि तो 110, और फिर दूसरे में क्या हुआ था 10% की कमी तो 100/90। ठीक है, जब इसको हल करोगे ना आप लोग, इसको हल करोगे तो यह आ जाएगा आपका 20,000, क्या आ जाएगा 20,000। इसका आंसर डी होगा 59 का। ठीक है, अगला है 3 सदस्यों माता और पिता के पुत्र की औसत आयु, परिवार की औसत आयु इतना है, फिर पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु इतना हो जाती है, तो बहू की आयु क्या होगी। इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा 24 वर्ष। ठीक है, आप क्यों बना सकते हो 60 का बी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी औसत का। अगला है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद इतना है और अंतिम पद इतना है। तो जानते हैं 9 पदों का योग क्या होता है, S9 बराबर n/2 × a+l होता है, मतलब a प्रथम पद प्लस लास्ट पद। तो यहाँ पे 9/2 गुण्य 7 + 55। ठीक है, तो 7 + 55 कितना हुआ 7 × 5 = 12, 62 हो जाएगा ये। तो 9/2 गुने 62, ये हो जाएगा 31। इसको हल करोगे तो 9 9 27, 279 इसका आंसर हो जाएगी, जो 61 का डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसका मान पता करना है, दिए गए व्यंजक का मान पता करनी है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का, ये हो जाएगा आपका sin² 5 × cot² 5। ठीक है, सही उत्तर आपको बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको हल कर सकते हो आप लोग 1/sec² 5। इसको हल करोगे ना तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो हम लोग, इसका अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा sec² 5, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये sec² 5 माइनस में हो जाएगा tan² 5। ठीक है, हो जाएगा ना। जब इसको हल करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका sin² 5 इंटू में cot² 5 के = के बराबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है। देखिए त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपको बताना है, तो ये होता है CnH2n-2। ठीक है, क्या होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और एल्केन किसको बोलते हैं, इसको, ये होता है आपका एल्केन।
और ये होता है आपका एल्कीन, और ये आपका है एल्काइन। अगला प्रश्न हमारे पास 64 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संगणक बहुलक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगी पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट छोड़कर सभी संगणक जो बहुलक है। तो सही उत्तर 65 का डी करेक्ट होगा। 66 देखते हैं कि उप सह संयोजकता में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। यही इसका सही उत्तर है। 66 का सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का अयस्क कौन सा है। तो मैग्नीज का जो अयस्क है वो आपका है पायरोल्यूसाइट। सही उत्तर इस 67 का एक करेक्ट होगा। मैग्नीज जो तत्व है, एलिमेंट है, उसका अयस्क का नाम पूछा गया था। ये होता है आपका पायरोल्यूसाइट। ठीक है, जिसका अनुसूत्र होता है MnO2। अगला है यहाँ पे कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा है कथन दिया गया है कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होती है। तो ये दोनों कथन जो है दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन जो है वो असत्य है। यही इसका सही उत्तर है। देखिए, कोई कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होती है, ये आपका सही है। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, 68 का बी करेक्ट होगा। अगला है कि द्विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जो कथन जो सही है ये आपको बतानी है। तो ये आपका 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, ये सही है। 69 का बी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ये दिया गया है। तो उनके बीच जो कौन सा संबंध सही होगी ये आपको बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, म्यू बी ग्रेटर दैन म्यू जी और ग्रेटर दैन म्यू वाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया था। उनके बीच जो संबंध सही है, रिलेशन, वो आपको बतानी थी। इसका सही उत्तर ए करेक्ट होगा। अगला है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 जो राज्य है वो आपका है राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बिहार से होकर नहीं गुजरती, आपको ध्यान में रखनी है। अगला है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। कि किससे? उत्तराखंड से संबंधित है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार जो देश है उसके साथ जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम, ये सारे जो राज्य है वो साझा सीमा जो है साझा करती है म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश भी, नागालैंड भी, मणिपुर भी और मिजोरम भी। ठीक है, अगला देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगी पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 76 का डी करेक्ट होगा। अगला है कि कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार, तो कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बतानी है। देखिए, 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि भूटान में, ये सही उत्तर हो जाएगा, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वाले जो है संख्या सबसे अधिक है। अगला है हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो प्रेरणा जो प्रोग्राम है भारत सरकार को कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय जी के द्वारा किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, जिसको हम लोग NCAER के नाम से जानते हैं, के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर जो क्या है, इसका 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं
कि जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत। ठीक है। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी किया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो है यहाँ पे मिला है 36वां स्थान। ठीक है। हाल ही में किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम है, आपको बताना है, विनोद गनात्रा जी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है कि मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया इतना √3 मीटर लंबे होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। ये मान लेते हैं आपका 9 मीटर ऊंचा खंभा है और ये 3√3 मीटर आपका है, तो 9/3√3 निकालेंगे यहाँ से थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3/√3, कट जाएगा तो ये √3 जो है 60 डिग्री के बराबर होता है, टेन थीटा। तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 85 का। 86 देखते हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा उसकी ऊंचाई b है, तो b² का वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग भुजा निकाल के और यहाँ से b जो दिया गया है उसका हम लोग मान निकाल के, उसका अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 के बराबर। क्या हो जाएगा? √3 के बराबर। इसको आप लोग ऐसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे √3/4 क्या होगा इसका? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मान लेते हैं x² बराबर a, और यहाँ से √3/2 गुने भुजा होता है x बराबर b। अब b² करना है, इसको स्क्वायर करके बट्टा में b²/a निकालोगे तो ये √3 के बराबर आ जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर कम है, यदि आयत का परिमाप इतना है तो आयत की लंबाई क्या होगा? आयत लंबाई से 2 मीटर कम है, ठीक है, चौड़ाई, तो आयत को लंबाई मान लेते हैं x है, तो चौड़ाई हो जाएगा x-2। इसी का दिया गया x2 × a+b, तो x + x-2 × 2 बराबर 68। ये कट के आएगा 34, 2x का मान इधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, x का वैल्यू 18 हो जाएगी, तो लंबाई का वैल्यू 18 हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। अगला देखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये आपको सही उत्तर हो जाएगी, 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। अगला देखते हैं कि उस युग्म का चयन कीजिए, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चित्र परिचय नक्शा क्या होगा? ठीक है, चित्र परिचय आपको नक्शा यहाँ पे बतानी है। ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है, तो 89 का सही उत्तर आपको ए हो जाएगी, शब्दावली और पाठ। ठीक है। इसमें बताना है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए जो घूर्णन की अनुमति नहीं है इसमें, तो इस जगह पे कौन सा आकृति होगी ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी डी। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 91 नंबर प्रश्न हमारे पास कि यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए और गुना को माइनस में आपस में बदल जाए तो निम्नलिखित समीकरण में इसके स्थान पर क्या आएगा? तो जब इसको हल करोगे तो ये 15 इसका आंसर आएगी, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। मैं आपको मैथ्स का आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कणिकाएं की अगर बात करेंगे तो वो श्वेत कोशिकाएं है। क्या है? श्वेत कोशिकाएं। तो 92 का डी करेक्ट होगा। अगला है 93 मतलब निम्नलिखित में से कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है अगर बात करेंगे तो वो मार्सिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि महाधमनी निम्नलिखित में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी जो होता है वो आपको बायां निलय पर शुरू होती है। किस पे? बायां निलय। तो 94 का बी करेक्ट होगा। अगला है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था, इसका नाम था आपको डुएजी एंड डैम। ऑप्शन नंबर 95 का बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 96 नंबर। कहा गया हमारे पास कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में अगर बात करेंगे हम लोग वो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, बाकी सारे सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया सारे पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि मेलानिन किससे स्रावित होता है? मेलानिन, तो मेलानिन जो है त्वचा के क्रोमेटोफोर के द्वारा प्राप्त होता है, स्रावित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से अगर नहीं होती है, यही आपको पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इबोला हेमरजिक बुखार, ठीक है, इबोला हेमरजिक बुखार। अगला है 99 नंबर की विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो सही उत्तर 99 का सी हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। 100 का मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो सही उत्तर डी करेक्ट होगा, विटामिन डी की कमी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कर दिया है, जो पूरे सेट का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे का सेट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।